हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्विकली ज्वाइन करो सेशन बाबू। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार कमेंट कर दो। ओके। तो लास्ट क्लास में हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी स्टार्ट किया था, है ना। वहाँ हम लोग अलग अलग तरीके के बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़े थे, जैसे बीएमओ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एनबीएमओ नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना, और एबीएमओ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना। ये सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ा था। और हमने लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के मदद से हमने इनका डायग्राम्स वगैरह भी पढ़ा था, है ना। मतलब फुल डिटेल में हमने बेसिक किया था, कवर किया था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन आज का टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना। लगभग हर साल इस टॉपिक से तो क्वेश्चंस बाबू आते ही आते हैं, है ना। केमिकल बॉन्डिंग का शायद सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है। बहुत आसान है, बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इससे आप अपने क्वेश्चंस को बहुत इजीली और बहुत अच्छे से बना पाएंगे। ठीक है, क्लियर है। और हर साल इन टॉपिक से क्वेश्चंस आते ही हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एनर्जी लेवल डायग्राम। ठीक है, एनर्जी लेवल डायग्राम। आज हम लोग मॉलिक्यूल्स का स्टडी करेंगे, है ना। और हम लोग मॉलिक्यूल्स का स्टडी करते हुए देखेंगे कि उनका बिहेवियर कैसा है। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कोई पूछ ले कि बताओ O2 मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक। ठीक है, O2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, O2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड लेंथ क्या है ना, O2 मॉलिक्यूल का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, है ना। इन तरीके के सवाल मॉलिक्यूल से रिलेटेड जो होते हैं वो हम लोग एनर्जी लेवल डायग्राम से करते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं आओ कैसे कैसे करेंगे इसको। बहुत इजी है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इजी है ना। बस आपको कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना है बस। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है बाबू एनर्जी लेवल डायग्राम्स फॉर मॉलिक्यूल्स। एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर हम लोग जिन मॉलिक्यूल्स का डिस्कशन करेंगे इसको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले किन मॉलिक्यूल्स का स्टडी करेंगे, हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, है ना। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास दो एटम होगा। इसको हम लोग फिर फर्दर क्लासिफाई करेंगे। ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास 14 इलेक्ट्रॉन्स से ज़्यादा हो, और ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास 14 या 14 से लेस इलेक्ट्रॉन्स हो, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल O2 मॉलिक्यूल, F2 मॉलिक्यूल, NO मॉलिक्यूल, है ना। O2 के एक ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो दो ऑक्सीजन मिलकर 16 इलेक्ट्रॉन्स रखेंगे। एक फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो दो मिलकर 18 इलेक्ट्रॉन्स रखेंगे। नाइट्रोजन के पास 7, ऑक्सीजन के पास 8, तो टोटल 15 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इन मॉलिक्यूल्स में जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो 14 से ज़्यादा है। ठीक है, एटसेट्रा और भी हो सकता है। यहाँ पे 14 या 14 से कम इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल N2, C2, B2, H2, ठीक है, NO, सॉरी, CO, एटसेट्रा। ठीक है, N2, C2, B2, H2 एंड CO। नाइट्रोजन के पास 14 इलेक्ट्रॉन्स, C2 के पास 12 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। उसी तरीके से इन सब के पास 14 इलेक्ट्रॉन से क्या है, कम है। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन है। मतलब अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है और आपको डायटोमिक मॉलिक्यूल दिखता है तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि उस मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। अगर 14 से ज़्यादा है तो वो इस कैटेगरी को बिलोंग करेगा, और अगर 14 से कम है तो वो इस कैटेगरी को बिलोंग करेगा। हम ये क्लासिफिकेशन इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका एनर्जी लेवल डायग्राम और इसका एनर्जी लेवल डायग्राम डिफरेंट बनता है ना। डिफरेंट बनता है तो आपको अलग अलग से बनाना पड़ेगा और फिर आपको देखना पड़ेगा क्या चीज़ें हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? अरे बोलो ना। चलो, एक और इसमें क्लासिफिकेशन किया जा सकता है जो हमारे सिलेबस में है ना। एक है आपका होमो न्यूक्लियर डाई एटॉमिक।
होमोन्यूक्लियर डायटोमिक। डायटोमिक मतलब वही एक मॉलिक्यूल में दो एटम होंगे, और होमोन्यूक्लियर बोलने का मतलब है कि दोनों एटम सेम होंगे, जैसे O2, F2, N2, C2, एटसेट्रा। है ना, इन सारे मॉलिक्यूल्स में दो दो एटम है, लेकिन दोनों एटम सेम है, इसीलिए होमोन्यूक्लियर डायटोमिक है। ठीक है। और एक आता है हेट्रो न्यूक्लियर डाई एटॉमिक। है ना, जैसे NO, CO, एटसेट्रा। है ना, यहाँ पे भी इन मॉलिक्यूल्स में भी दो दो एटम है, लेकिन दोनों एटम क्या है, डिफरेंट है, इसीलिए ये क्या है, दिस इज हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक। ठीक है। तो हम लोग पहले होमोन्यूक्लियर पढ़ेंगे और बाद में हेट्रो पढ़ेंगे। हेट्रो में हम लोग इन्हीं दोनों एग्जांपल्स को पढ़ेंगे, NO और CO को, जो आपके सिलेबस में है, जहाँ से आपसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो ये बेसिकली एक क्लासिफिकेशन है, ये आपको बता रहा है कि आपको एनर्जी लेवल डायग्राम किन मॉलिक्यूल्स का पढ़ना है। ठीक है। अगर आप किसी भी एनर्जी लेवल डायग्राम की बात करो, है ना, अगर आप किसी भी एनर्जी लेवल डायग्राम की बात करो, तो वो आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन देता है, बॉन्ड्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है। बॉन्ड्स के कार्य रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन, जैसे वो आपको बॉन्ड ऑर्डर बता सकता है, आपको बॉन्ड लेंथ्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है, आपको टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है ना। जैसे O2 मॉलिक्यूल में सबको पता है ऑक्सीजन के पास दो बॉन्ड है। ठीक है। लेकिन वो दो बॉन्ड किस तरीके के हैं, उसमें एक सिग्मा एक पाई है, या दोनों पाई बॉन्ड्स हैं, या दोनों सिग्मा बॉन्ड्स हैं, क्या इंफॉर्मेशन आपको इस तरीके का दे सकता है, वो सारा कुछ आपको MOT देगा, हम लोग करेंगे। ठीक है। आप किसी भी मॉलिक्यूल का मैग्नेटिक बिहेवियर भी पता लगा सकते हैं। ठीक है। मैग्नेटिक बिहेवियर, जैसे आप पता लगा सकते हैं कि एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है या फिर डायामैग्नेटिक है। ठीक है। पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, ये सारी चीज़ें हमने पीरियोडिक टेबल में खास करके क्वांटम नंबर में डिस्कस किया है। तो अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप ध्यान जाकर लेक्चर्स देखो कि किन सब्सटेंसेस को पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक बोलते हैं। ठीक है। आप मैग्नेटिक मोमेंट्स निकाल सकते हो, म्यू इज इक्वल टू √n × n+2 से आप किसी की मॉलिक्यूल का मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल सकते हो। तो इस तरीके का इंफॉर्मेशन कभी भी मॉलिक्यूल्स के रिगार्डिंग अगर आता है, तो आपको एनर्जी लेवल डायग्राम्स का हेल्प लेना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की हेल्प लेनी पड़ेगी, तभी आप ये बता सकते हो। अगर आपको याद हो तो हमने पिछले क्लास में जब ड्रॉबैक्स और VBT किया था, तो हम ये सारे पॉइंट्स लिखते थे कि हमें नहीं पता चल रहा था कि ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है ना, समझ रहे हो। तो इस तरीके से VBT उनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, लेकिन आज के क्लास में हम लोग एनर्जी लेवल डायग्राम के मदद से ये सारे प्रॉपर्टीज हम लोग एक बार में ही निकाल लेंगे। ठीक है। एक बार इनको अच्छे से देख लो कि क्लासिफिकेशन क्या है, किन किन मॉलिक्यूल्स का स्टडी करना है, और एनर्जी लेवल डायग्राम करने से हमको क्या क्या फायदा है, हम क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं अगर हमको एनर्जी लेवल डायग्राम अलग अलग मॉलिक्यूल्स का लिखने आता है तो। ठीक है बाबू, एक बार इसको देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तुम हो मेरे साजन, मेरे दुनिया है यहीं पे। क्लियर है? चलो। तो इसमें हमारा जो पहला टॉपिक है, हम लोग पहला करेंगे होमोन्यूक्लियर डायटोमिक। होमोन्यूक्लियर डायटोमिक, और इसमें भी हमारा पहला कैटेगरी रहेगा
ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जो डाई एटॉमिक हो, जिनके पास दो एटम हो, होमोन्यूक्लियर मतलब दोनों एटम सेम हो, है ना, और उनमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 14 से ज़्यादा है। ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है एक O2 मॉलिक्यूल। O2 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो देखते हैं O2 मॉलिक्यूल का एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे बनता है। आप सबसे पहले इस तरीके से दो वर्टिकल लाइंस खींच लेंगे। इस तरफ आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करेंगे, और इस तरफ भी आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करेंगे। अब O2 मॉलिक्यूल में कर रहे हो तो दो ऑक्सीजन होगा, इधर भी ऑक्सीजन और इधर भी ऑक्सीजन। ठीक है। हम एक्सप्लेन करते हैं बाबू, तुम टेंशन मत लो, है ना, पहले चीज़ों को अच्छे से देख लो कि किस तरीके से हम कर रहे हैं। ये डायग्राम्स आपको ध्यान में रखने, याद रखने होंगे। तुम हो मेरे साजन, मेरे दुनिया है यहीं पे। तुम हो मेरे साजन, मेरे दुनिया है यहीं पे। है ना, देखो हम बताते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन का अगर आप एटम लिखो तो ऑक्सीजन का सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स किस में जाएगा, 1s में। तो ये ऑक्सीजन का 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है, और ये ऑक्सीजन का 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है। ठीक है, ये दोनों एटॉमिक और कंबाइन करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे तो वो दो तरीके के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना सकते हैं, एक बीएमओ और एक एबीएमओ। जब उनके बीच में अट्रैक्शन होगा तो बीएमओ बनेगा, और बीओमो बीओमो का जो एनर्जी होता है वो एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होता है ना। और अगर उनमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो वो एबीएमओ बनाएंगे, और उस समय जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसकी एनर्जी जो है वो एटॉमिक ऑर्बिटल से ऊपर होगी। तो देखो एक ऑर्बिटल जो मैंने बनाया है वो 1s के एनर्जी लेवल से नीचे बनाया है, और एक मैंने जो बनाया है वो 1s के एनर्जी लेवल से ऊपर बनाया है ना। तो आप यहाँ पे लिखोगे एस तो वैसे भी सिग्मा ही बनाता है, तो ये हो गया सिग्मा 1s। इसको हम बोलेंगे सिग्मा स्टार 1s। ये आपका बीएमओ है, और ये आपका एबीएमओ है ना। जहाँ पे भी हम स्टार लगाएंगे ना, याद रखना, लिख देते हैं यहाँ पे, जहाँ पे भी हम स्टार लगाएंगे वो मेरा एबीएमओ होगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, 2s। उसके बाद क्या आएगा, 2s, तो ये हो जाएगा सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, बी एम ओ ए बी एम ओ। अब यहाँ पे 2p x 2p y 2pz है, यहाँ पे भी 2p x 2p y 2pz है ना। तो ये पहला सबसे नीचे वाला आपका बन रहा है सिग्मा 2px, और ये इसका एंटी बॉन्डिंग है सिग्मा स्टार 2px। ठीक है, फिर 2py 2pz मिलकर पाई बॉन्ड्स पाई नेचर बनाएंगे, 2py
ये हो गया पाई 2p z, ये हो जाएगा पाई स्टार 2py, और ये हो जाएगा पाई स्टार 2pz। तो ये एनर्जी लेवल डायग्राम है। आज के बाद कभी भी अगर आप O2 के मॉलिक्यूल्स के रिगार्डिंग कुछ भी निकालना चाहेंगे तो ये डायग्राम पहले आपको अपने कॉपी में बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग इन इस डायग्राम में इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे। तो O2 मॉलिक्यूल के पास टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इलेक्ट्रॉन हमेशा कैसे फिल किया जाता है, पहले लो एनर्जी वाले में फिर हाई एनर्जी वाले में। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, और हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने 1 2 भर दिया। उसके बाद इसका नंबर आया 3 4 भर दिया। उसके बाद इसका नंबर आया 5 6, उसके बाद इसका नंबर आया 7 8, है ना। लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी के तरफ इलेक्ट्रॉन्स भरते जाएंगे, और हर ऑर्बिटल में 2 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, उसके बाद इसका नंबर आएगा 9 10। ठीक है, उसके बाद देखो पाई 2py और पाई 2pz देखो एक ही लेवल पर दिखाए गए हैं। मतलब ये वाला BMO और ये वाला BMO आपस में क्या है, डीजेनरेट है। डीजेनरेट करने का मतलब इसकी और इसकी एनर्जी सेम है। तो आपको हुंस रूल याद है, जब भी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है तो सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, उसके बाद पेयरिंग किया जाता है ना। तो 2 4 6 8 10, उसके बाद एक 11, फिर एक 12, अब पेयरिंग होगा ये 13 और ये 14। सिमिलरली यहाँ पर जाएंगे तो ये हो गया 15 और ये हो गया 16, है ना। याद रखना यहाँ पर जैसे हम लिख देते हैं पाई 2py और पाई 2pz, ये सब ऑर्बिटल्स आपस में डीजेनरेट है। डीजेनरेट है तो इलेक्ट्रॉन फिलिंग के लिए आपको कौन सा रूल लगाना पड़ेगा, हुंस रूल, है ना। हुंस रूल ये बोलता था कि अगर ऑर्बिटल सेम एनर्जी के हैं तो आप जब तक सब में एक एक इलेक्ट्रॉन्स नहीं भर दे तब तक आप इनमें पेयरिंग नहीं करा सकते। ठीक है, तो इस तरीके से O2 मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, है ना। आप बोल सकते हो कि ये आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, तो ये बीच वाला जो है ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ठीक है, O2 को लिखना होगा O2 मॉलिक्यूल, तो कैसे लिखोगे देखो। सबसे पहले सिग्मा 1s के 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर सिग्मा स्टार 1s के 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद सिग्मा 2s के 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर सिग्मा स्टार 2s के 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद सिग्मा 2px के 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर पाई 2py के 2 इलेक्ट्रॉन्स, पाई 2pz के 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर पाई स्टार 2py के 1 इलेक्ट्रॉन, और फिर पाई स्टार 2pz का 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। याद है जैसे नहीं हम लोग लिखते थे एटम्स के केस में, जैसे ऑक्सीजन है आप लिखते थे 1s2 2s2 2p4, है ना। तो आप बताते थे कि ऑक्सीजन एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस किस एटॉमिक ऑर्बिटल्स में हैं। सेम उसी तरीके से हम ऑक्सीजन के लिए लिख रहे हैं, लेकिन ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स नहीं बल्कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, है ना। जैसे वहाँ पे हम लोग एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे एटम्स के लिए, ये एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसका, मॉलिक्यूल्स के लिए। ये आपको बता रहा है कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कहाँ कहाँ पर, ऑक्सीजन में मॉलिक्यूल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ कहाँ हैं, किन किन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है ना। एक बार बाबू पहले इस डायग्राम को अच्छे से देख लो, ये डायग्राम तुमको बहुत काम आने वाला है। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज। ठीक है, तो अब मान लो हम तुमसे क्वेश्चन में पूछें कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का हमको बॉन्ड ऑर्डर बताओ, तो बॉन्ड ऑर्डर बताने के तरीके क्या क्या है ये देखो। एक तो तुमको तरीका हम यहीं से सिखा देंगे, और एक फॉर्मूला वाला तरीका है वो भी सीख लो, क्योंकि दोनों काम आ सकते हैं आपको। सिग्मा 1s के बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और सिग्मा स्टार 1s यानी एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तुम हमेशा काम क्या करना, बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट करते जाना। क्योंकि ऐसा मान लो कि ये दोनों अपोजिट नेचर के हैं, जैसे +2 -2 कैंसिल हो जाता है उसी तरीके से। तो अगर हम यहाँ पे कैंसिल करने का सोचें तो सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s दोनों में 2 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिए। सिमिलरली सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिए।
अब सिग्मा 2px में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन सिग्मा स्टार 2px तो कहीं है ही नहीं, तो सिग्मा 2px के जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये कैंसिल आउट नहीं होंगे। लेकिन पाई 2py पाई 2pz है, और पाई स्टार 2py और पाई स्टार 2pz है। पाई 2py में 2 इलेक्ट्रॉन और पाई स्टार 2py में 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये दो, मतलब ये दो और ये एक कैंसिल आउट होके एक ही बचेगा। और सिमिलरली पाई 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन है और पाई स्टार 2pz में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये दो से ये एक, ये दो से कैंसिल हो जाएगा और एक ही बचेगा। ठीक है, इसका मतलब इसके और इसके कॉम्बिनेशन से 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, और इसके कॉम्बिनेशन से 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो यानी ओवरऑल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके किसके पास बचे? 2 इलेक्ट्रॉन्स सिग्मा 2px के पास बचे। आपको पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है ना, तो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा। किसके कारण बनेगा? सिग्मा 2px के बाद बनेगा। और 1 इलेक्ट्रॉन पाई 2py के पास और 1 इलेक्ट्रॉन पाई 2pz के पास बचा है, तो ये दोनों मिलकर एक पाई बॉन्ड बनाएंगे, और इसमें इन्वॉल्व होगा, मतलब इसका जो नेचर होगा आप ये बोल सकते हो कि वो पाई बॉन्ड वाला नेचर होगा। इसका मतलब आप समझ गए कि बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 जो है वो 2 आएगा, क्योंकि इसमें 2 बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे, है ना, और उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। देखो हम फिर से बता रहे हैं, सिग्मा 2px के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन सिग्मा स्टार 2px तो खाली है। सिग्मा स्टार 2px में तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन उन कैंसिल आउट नहीं होंगे। पाई 2py में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन पाई स्टार 2py में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है, तो वो सब्ट्रैक्ट होगा या कैंसिल आउट करेगा। तो इस 1 इलेक्ट्रॉन को, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस 1 इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट कर देंगे, तो दो में से एक चला जाएगा तो एक ही बचेगा। सिमिलरली इस दो में से ये एक चला जाएगा तो एक ही बचेगा। तो टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? 2, और 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलकर क्या बनाएंगे? एक पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में 2 बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, और बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है। बॉन्ड ऑर्डर तो मैंने आपको बताया, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल को आप बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। दो एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं वो आपको बॉन्ड ऑर्डर बताता है। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, O डबल बॉन्ड O। ठीक है, एक सिग्मा है और एक पाई है। बोलो क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ? ठीक है, चलो। अब आपसे कोई पूछे कि बताइए ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है? अगर आपके पास, मैंने आपको बताया है कि अगर आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो पैरामैग्नेटिक है। और अगर आपके पास नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो कोई भी मॉलिक्यूल डायामैग्नेटिक होगा। ठीक है, क्या आपको इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के एनर्जी लेवल डायग्राम में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं? बिल्कुल, आपके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं। इसका मतलब O2 मॉलिक्यूल जो है वो आपका पैरामैग्नेटिक है। O2 मॉलिक्यूल जो है वो आपका क्या है? पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, आपसे कोई मैग्नेटिक मोमेंट पूछ ले तो √n × n+2, है ना, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 + 2 4, 4 × √8। ठीक है, आंसर। बोलो बाबू क्लियर है या नहीं क्लियर है? तो इस तरीके के सारे इंफॉर्मेशंस आप O2 मॉलिक्यूल के बारे में निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी चीज को हम एक फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। देखो इसको कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर का? 1/2 इंटू इलेक्ट्रॉन्स इन BMO माइनस इलेक्ट्रॉन्स इन ABMO, है ना, ये फॉर्मूला है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन BMO माइनस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ABMO, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो आओ देखो, इलेक्ट्रॉन्स इन BMO की बात करो। बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन BMO में है? ये एक BMO है, 2 हो गए। ये एक BMO है, 2 हो गए, 4। और ये एक BMO है, 6। ये दो 8, और ये 10। 10 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो BMO में प्रेजेंट हैं। और कितने ABMO में प्रेजेंट हैं?
ये एक ABMO है 2, ये एक ABMO है 4, और एक टोटल कितने हो गए 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स किस में प्रेजेंट है, ABMO में। तो 1/2 इंटू 4 कर दोगे तो 2 आ जाएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा। इस फॉर्मूले से आप बॉन्ड ऑर्डर तो निकाल सकते हो, आप ये तो बिल्कुल बता सकते हो कि यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 2 है, कितने बॉन्ड्स बनेंगे दोनों ऑक्सीजन के बीच में, लेकिन आप इनका नेचर नहीं बता पाओगे। लेकिन इस तरीके से जो हम कैंसिल आउट करने वाला टेक्निक बताए हैं, इससे आपको बिल्कुल पता चलेगा कि बॉन्ड ऑर्डर कितना है और बॉन्ड्स बन किस टाइप के रहे हैं, है ना। बॉन्ड्स जो हैं वो किस टाइप के बन रहे हैं आपको ये भी पता चलेगा। ठीक है। जैसे सिग्मा 2px को कैंसिल का आउट करने के लिए सिग्मा स्टार 2px प्रेजेंट नहीं था, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल नहीं हुए, ये 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा में थे, इसीलिए एक सिग्मा बॉन्ड बना, है ना। यहाँ पाई 2p के 2 इलेक्ट्रॉन और पाई स्टार 2p का एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को कैंसिल किया, तो 2 में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो एक इलेक्ट्रॉन बचा। पाई 2pz के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, पाई स्टार 2pz के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल किया तो फिर एक इलेक्ट्रॉन बचा। मतलब आपके पास टोटल पाई के पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे और ये दोनों मिलकर एक पाई बॉन्ड बना लेंगे। तो इस तरीके कैंसिल आउट करने वाले टेक्निक से आपको बॉन्ड ऑर्डर भी मिलता है और आपको नेचर ऑफ बॉन्ड भी मिलता है कि वो जो 2 बॉन्ड बने हैं वो किस तरीके के हैं, सिग्मा के हैं या पाई के हैं। इस तरीके से आप आराम से कर सकते हो। ठीक है। एक बार इसको अच्छे से देख लो बाबू, फिर आगे बढ़ेंगे। तुम साजन मेरे, दुनिया है यहीं पे। हेलो, गुड मॉर्निंग ब्रदर। अच्छा, अच्छा ठीक है, हम छोटू को भेज रहे हैं। हो गया। यहाँ से ना एक तुम की पॉइंट भी बना सकते हो। इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन्स इन BMO माइनस इलेक्ट्रॉन्स इन ABMO। ठीक है। अगर मान लो, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन BMO में
इंक्रीज कर दें, अगर बीएमओ में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, जैसे मान लो पहले पहले 10 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो 10 - 6 4 हुआ, और 4/2 बॉन्ड ऑर्डर 2 आया। अब मैंने एक इलेक्ट्रॉन बीएमओ में बढ़ा दिया, मतलब इसको 11 इलेक्ट्रॉन कर दिया, तो 11 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 4.5, और डिवाइडेड बाई 2, है ना। 11 में से 6 जाएगा तो 5 बचेगा, और 5 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा? 2.5। इसका मतलब अगर हम एक इलेक्ट्रॉन बीएमओ में बढ़ाएं तो मेरा बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा 0.5 से। सिमिलरली अगर हम एक इलेक्ट्रॉन बीएमओ में घटा दें तो आपका बॉन्ड ऑर्डर घट जाएगा 0.5 से। चेक कर लो, पहले 10 थे, अब 9 कर दो, 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा, 3/2 1.5 आएगा, पहले कितना था? 2। उसी तरीके से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन एबीएमओ में इंक्रीज कर दें, एक इलेक्ट्रॉन एबीएमओ में इंक्रीज कर दें, है ना, जैसे पहले इसमें 6 था, अब मान लो 7 हो गए, तो 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा, 3/2 1.5, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, कितना से? 0.5 से। और सिमिलरली अगर एक इलेक्ट्रॉन हम बीएमओ में, सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन अगर हम एबीएमओ में डिक्रीज कर दें तो बॉन्ड ऑर्डर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा 0.5 से, है ना। अगर तुम ये की पॉइंट ध्यान में रखते हो तो तुम बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे ही बना ले जाओगे, ठीक है। या डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन बीएमओ में इंक्रीज कर रहे हैं तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा 0.5 से, है ना। याद रखना, देखो आप इस इक्वेशन को देखो, ये बढ़ेगा तो ये पूरा डिफरेंस बढ़ेगा, ये पूरा डिफरेंस बढ़ेगा, और डिवाइड बाई 2 करोगे तो बॉन्ड ऑर्डर भी बढ़ेगा। लेकिन एबीएमओ बढ़ेगा, एबीएमओ के बढ़ने से ये पूरा जो डिफरेंस वाला टर्म है, ब्रैकेट वाला टर्म है, ये कम होगा, और कम होगा तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो बीएमओ में जितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे उससे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, एबीएमओ में अगर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर घटेगा, है ना। तो ये की पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन हमको बता के दिखाओ, कंपेयर bond length in O2, O2 plus, O2 minus, O2 plus 2 and O2 minus 2। कंपेयर करो, कंपेयर करो, कंपेयर करो, सबका बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है आपको, है ना। आपको इन सब का बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है, किसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, किसका बॉन्ड लेंथ कम होगा, ये सारी चीज़ें। चलो करो करो करो। आपको पता है कि बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, पूरे केमिकल बॉन्डिंग में आपने यूज़ किया है, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, है ना। जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा बॉन्ड्स दो एटम के बीच में बनेंगे वो उतने नज़दीक आ जाएंगे, तो उनका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ जो है वो कम होता है। इसका मतलब आपको इन सब का बॉन्ड ऑर्डर निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? O2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर तो अब अभी निकाल कर आए थे, 2 है, O2 प्लस, ठीक है, O2 प्लस। इसका मतलब आपने O2 में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाला है, लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन किस में से निकलेगा? ये है O2 का
एनर्जी लेवल डायग्राम। अगर आप इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा सबसे आउटर मोस्ट वाले में से निकलेगा। तो आउटर मोस्ट आपके पाई स्टार 2p y और पाई स्टार 2p z है, मतलब आउटर मोस्ट वाले जो है वो एंटी बॉन्डिंग है। और एंटी बॉन्डिंग में से आप एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो, है ना। एंटी बॉन्डिंग में से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को कम कर दोगे तो आपका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा 0.5 से। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2.5। ठीक है। O2 माइनस, O2 माइनस का मतलब O2 मॉलिक्यूल में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जा रहा है। तो अगर इसमें तुम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो ऐड भी किस में होगा, ABMO में होगा, है ना। और ABMO में अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज कर जाएगा 0.5 से, तो 2 से घट कर हो जाएगा 1.5। अब बात आती है O2+2 की। O2+2 का मतलब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में से दो इलेक्ट्रॉन निकाले गए। ये रहा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इसमें से दो इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन निकलेंगे आउटर मोस्ट से, बल्कि बल्कि एंटी बॉन्डिंग से। एंटी बॉन्डिंग से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से इंक्रीज करता है, तो दो निकालोगे तो एक से इंक्रीज कर जाएगा, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 3। और O2-2 का, O2-2 दो इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं, वो दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड होंगे, एंटी बॉन्डिंग में दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे। और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने से, एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में ऐड करने से बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करता है 0.5 से, तो दो ऐड करोगे तो ये कम हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने इन सारों के बॉन्ड ऑर्डर्स निकाल लिए। ठीक है। की पॉइंट रॉक्स, दुनिया सॉक्स। ठीक है। की पॉइंट जैसा है, जो चीज़ें सिखाई जा रही हैं, की पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लो, देखो ये तो आना ही चाहिए, क्योंकि आप अगर ये नहीं ड्रॉ करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन BMO में जा रहा है, ABMO में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, इस तरीके से। ठीक है। अब बताओ आंसर क्या होगा। बॉन्ड ऑर्डर का अगर ऑर्डर पूछे, बॉन्ड ऑर्डर का अगर ऑर्डर पूछे, सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा, O2+2 का। उसके बाद O2+ का, उसके बाद O2 का, उसके बाद O2- का, और सबसे कम है O2-2 का। तो बॉन्ड लेंथ का क्या ऑर्डर आ जाएगा, उल्टा। O2-2 का बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगा, फिर O2- का, फिर O2 का, फिर O2+ का, और फिर O2+2 का। दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। ठीक है। यहाँ से आप एक चीज़ और कमेंट कर सकते हो। अगर आप इस फॉर्मूले को देखो तो यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है, मैथमेटिकली नेगेटिव भी पॉसिबल है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ABMO ज़्यादा हो जाए BMO में से, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, नेगेटिव भी आ सकता है। और बॉन्ड ऑर्डर जो है वो फ्रैक्शंस भी आ सकते हैं, 2.5, 1.5, ऐसे फ्रैक्शंस भी आ सकते हैं। ठीक है। तो आप लिख सकते हो बॉन्ड ऑर्डर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और इवन फ्रैक्शनल। बॉन्ड ऑर्डर जो है वो ज़ीरो भी हो सकता है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन BMO और ABMO अगर सेम हो गए तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो सकता है, ज़ीरो। बॉन्ड ऑर्डर ज़ीरो आने का मतलब है कि मॉलिक्यूल डू नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर ज़ीरो आने का मतलब है कि एटम्स के बीच में बॉन्ड ही नहीं बन रहा है। जब एटम्स के बीच में बॉन्ड ही नहीं बनेगा तो मॉलिक्यूल बनेगा क्या, मॉलिक्यूल बनने के लिए एटम्स के बीच में बॉन्ड बनना चाहिए। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर ज़ीरो आता है तो इसका मतलब है मॉलिक्यूल डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। देख लो, वो अच्छे से देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। मान लो हम तुमसे O2 की जगह F2 कर देते हैं, यहाँ F2,
एक फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दो फ्लोरीन के पास 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो 16 तक तो ऐसे ही भरे जाओगे, यहाँ तक तो 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 17 18 17 इधर आएगा, 18 इधर आएगा, बस यही डिफरेंस है। तो यहाँ पाई स्टार 2p2 और पाई स्टार 2pz भी हो जाएगा। ठीक है, चलो हम बना ही देते हैं। अगर हम F2 का एनालिसिस करें, अब हम बार बार उतना नहीं बनाएंगे, ठीक है, अब हम छोटा सा बनाएंगे, तुम लोग समझ जाना। ठीक है, इस तरफ ये फ्लोरीन है, इस तरफ ये फ्लोरीन है, और बीच में इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2px, सिग्मा स्टार 2px, पाई 2py, पाई 2pz, पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2pz। ठीक है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2px, सिग्मा स्टार 2px, पाई 2py, पाई 2pz, पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2pz। ठीक है, चलो इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। फ्लोर F2 के मॉलिक्यूल्स में टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि एक फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं। भरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, तो अगर आप F2 का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आप क्या लिखोगे? सिग्मा 1s के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा स्टार 1s के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा 2s के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा स्टार 2s के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद सिग्मा 2px के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद पाई 2py के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, पाई 2pz के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, पाई स्टार 2py के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड पाई स्टार 2pz के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स। है कि नहीं? चलो अब कैंसिल आउट करने वाला टेक्निक स्टार्ट करो। ये सिग्मा 1s का स्टार सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s के दो दो इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो गए। सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s के पास भी दो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी कैंसिल हो गए। सिग्मा 2px के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन इसके कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार 2px में नहीं है, क्योंकि सिग्मा स्टार 2px अभी भी क्या है? खाली है। ठीक है, तो वो कैंसिल आउट नहीं होगा। पाई 2py के 2 इलेक्ट्रॉन्स और पाई स्टार 2py के 2 इलेक्ट्रॉन्स से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, BMO ABMO। पाई 2pz के 2 इलेक्ट्रॉन्स और पाई स्टार 2pz के 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये भी एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल। इसका मतलब ओवरऑल सिर्फ क्या बचा? एक सिग्मा, ओवरऑल बस सिग्मा 2px के 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे, और 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलकर एक सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। इसका मतलब F2 जो है वो बेसिकली FF है, और इसमें जो एक बॉन्ड बन रहा है वो सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, 1/2 इंटू इलेक्ट्रॉन्स इन BMO माइनस इलेक्ट्रॉन्स इन ABMO। 1/2 इलेक्ट्रॉन्स इन BMO 2 4 6 8 10, माइनस इलेक्ट्रॉन्स इन ABMO 2 4 6 और 8, तो 2/2 बॉन्ड ऑर्डर 1 आ जाएगा। आपसे कोई पूछे कि F2 मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक, F2 के पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो F2 कैसा हो गया? नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हो गया डायामैग्नेटिक। कोई मैग्नेटिक मोमेंट पूछ ले, √n+2 इज इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि n की वैल्यू
ज़ीरो है। हेलो। हाँ गया गया है, छोटू गया है, रास्ते में होगा, आ रहा हूँ, जा रहा है। बोलो ये क्लियर है क्या बाबू? है ना? ये इसका भी जो एनर्जी लेवल डायग्राम बना है हु बहू ऑक्सीजन की तरह बना है। क्यों? क्योंकि पहले बात तो ये होमोन्यूक्लियर है, डाई एटॉमिक है, और इलेक्ट्रॉन्स 14 से ज़्यादा है, तो इसका भी एनर्जी लेवल डायग्राम वैसे ही बना है जैसे O2 का बना था। यहाँ तक चमका क्या? कोई दिक्कत किसी को? चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट कैटेगरी में चलते हैं। लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन्स। लेस देन और इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन्स। होमोन्यूक्लियर ही एटम्स रहेंगे, डाई एटॉमिक ही रहेंगे, लेकिन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 या 14 से कम होंगे। ठीक है? जैसे इसका एग्जांपल आप ले सकते हो N2। ठीक है, देखो इसका कैसे बनाओगे। इसका एनर्जी लेवल डायग्राम में थोड़ा सा चेंज आएगा। इधर आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे और बीच में आपका होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो ये 1s है, नाइट्रोजन का 1s है। ये दोनों सेम ही एनर्जी पर होंगे क्योंकि दोनों बाई एटम नाइट्रोजन ही है। तो ये आपका वैसा ही बनेगा, दिस विल बी सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s। ये 2s है, ये भी 2s है, ये बनेगा सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। ये बनेगा पाई 2p/, पाई 2pz, दिस इज सिग्मा 2px। ये पाई स्टार 2p/, पाई स्टार 2pz, और ये सिग्मा स्टार 2px। अगर आप इस एनर्जी लेवल डायग्राम को देखो और पिछले वाले एनर्जी लेवल डायग्राम को देखो तो बस एक जगह का डिफरेंस है, इस जगह पे स्विचिंग है। पिछले बार सिग्मा 2px नीचे था और पाई 2p/, पाई 2pz ऊपर थे। मतलब सिग्मा 2px की एनर्जी कम थी और पाई 2p/, पाई 2pz की एनर्जी ज़्यादा थी। लेकिन इस बार बस यहाँ पे चेंज है, सिग्मा 2px की एनर्जी ज़्यादा हो गई और पाई 2p/, और पाई 2pz की एनर्जी जो है वो कम हो गई। ये डायग्राम्स बाबू आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, इसके बाद सारी चीज़ें आप कॉन्सेप्चुअली निकाल सकते हो। ठीक है, चलो तो N2 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 14 इलेक्ट्रॉन्स। भरो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 13 14, ये इलेक्ट्रॉन का मतलब फिलिंग है इन N2 मॉलिक्यूल्स। आपको बता रहा है कि N2 मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। ठीक है, अगर हम इसको लिखें, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, चलो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s में 2, फिर सिग्मा स्टार 1s में 2, फिर सिग्मा 2s में 2, उसके बाद सिग्मा स्टार 2s में 2, उसके बाद पाई 2p/, में 2, पाई 2pz में 2, और सिग्मा 2px में 2। यही है।
चलो कैंसिल आउट वाला टेक्निक चालू करो। ये सिग्मा वन एस और सिग्मा स्टार वन एस दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, कैंसिल हो गए। सिग्मा टू एस और सिग्मा स्टार टू एस ये भी कैंसिल आउट हो गए। पाई टू पी वाई में दो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन पाई स्टार टू पी वाई में तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, कैंसिल आउट नहीं होगा। पाई टू पी जेड में दो इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन पाई स्टार टू पी जेड भी खाली है, ये भी कैंसिल आउट नहीं होगा। और सिग्मा टू पी एक्स में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिग्मा स्टार टू पी एक्स खाली है, मतलब ये कैंसिल आउट नहीं होंगे। तो सिग्मा टू पी एक्स के जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन मिलकर एक सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। और आपके पास पाई टू पी वाई एंड पाई टू पी जेड के पास ये जो टोटल चार इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, इससे दो पाई बॉन्ड बनेंगे। इससे कैसे बनेंगे? दो पाई बॉन्ड बनेंगे। अरे एक बॉन्ड बनाने में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो टोटल पाई के पास चार इलेक्ट्रॉन है, तो दो पाई बॉन्ड बनेंगे। इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर जो है वो N2 का कितना है? 3। ठीक है, जिसमें एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड है। N ट्रिपल बॉन्ड N, एक सिग्मा है और दो पाई बॉन्ड है। ठीक है, तुम चाहो तो बॉन्ड ऑर्डर ऐसे भी निकाल सकते थे, 1/2 इंटू इलेक्ट्रॉन्स इन BMO माइनस इलेक्ट्रॉन्स इन ABMO। BMO में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2, 4, 6, 8, 10। ABMO में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 और 2 4। 6 डिवाइडेड बाई 2, आंसर है 3। तो 3 बॉन्ड ऑर्डर है, मतलब N2 मॉलिक्यूल में तो दो नाइट्रोजन है, उनके बीच में 3 बॉन्ड्स हैं। अरे बोलो, क्लियर है क्या? हम्म। तुमसे कोई पूछे ये पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, आपको कहीं पे भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिख रहा है? नहीं। तो N2 मॉलिक्यूल जो है वो डायमैग्नेटिक है। नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, N की वैल्यू जीरो हो गई, विच एम्प्लाइज मैग्नेटिक मोमेंट की भी वैल्यू जीरो हो गई, है ना। तो ये वाला डायग्राम बाबू आपको ध्यान में रखना है या याद रखना है हर उन मॉलिक्यूल्स के लिए जो होमो न्यूक्लियर डाई एटॉमिक हो और उनके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 या 14 से कम हो। वो लोग क्लियर है क्या? एक बार अच्छे से देख लो इसको। बस इस जगह में डिफरेंस है। एहसास नहीं तुझको मैं प्यार करूं कितना, दूंगा तुम्हें पाऊं, चाहूंगा सनम इतना। जो रिश्ता जुड़े एक बार, मैं भी गया तो मैं तुझे करता रहूंगा प्यार। हो गया डन? बोलो क्लियर है? चलो, तो अगर ये क्लियर है तो हमको थोड़ा ये बताओ कि कंपेयर बॉन्ड लेंथ इन N2, N2 प्लस,
N2 minus, N2 + 2 एंड N2 - 2। चलो, जैसे ऑक्सीजन के लिए किए थे वैसे नाइट्रोजन के लिए करके बताओ कि क्या आएगा। हाँ, ये कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हो। बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। जितने ज़्यादा बॉन्ड्स बनेंगे उतना ज़्यादा एटम्स नज़दीक आते जाएंगे तो उनका बॉन्ड लेंथ उतना कम होता जाएगा। ये तो केमिकल बॉन्डिंग के पहले क्लास से सिखाते आ रहे हैं हम आपको। चलो करो करो करो, ट्राई करो। N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया है? 3। N2+ का कितना आएगा? N2- का कितना आएगा? थोड़ा सोचो। ओम नमः शिवाय। शिव। N2+ कैसे करोगे? N2+ का मतलब है कि आपने नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला है। तो इलेक्ट्रॉन तो सबसे आउटर मोस्ट वाले में से निकलेगा, तो आउटर मोस्ट इसका σ2px है। अगर आप इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे इसका मतलब आप बीएमओ में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। और बीएमओ में से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, देखो यहाँ पे, अगर आप बीएमओ में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज कर जाएगा 0.5 से। इसका मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5। N2-। N2- का मतलब क्या है? N2- का मतलब कि आप N2 में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। तो जैसे ही आप N2 में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? π*2py में, मतलब ABMO में जाएगा। और ABMO में इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से, ABMO में अगर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो भी बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज कर जाएगा 0.5 से। इसका मतलब N2- का भी बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है। अब चलते हैं N2 + 2 में। दो इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, है ना? दो इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, सॉरी कहाँ गया? हाँ। अब दो इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो कहाँ से निकालोगे? आउटर मोस्ट से ही निकालोगे। तो दोनों इलेक्ट्रॉन निकलेंगे σ2px में से, तो दोनों इलेक्ट्रॉन बीएमओ में से निकलेंगे। बीएमओ में से एक इलेक्ट्रॉन निकालते थे तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से घटता था, दो इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 0.5 0.5 एक से घट जाएगा। तो यानी N2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 आ जाएगा। और N2 - 2, N2 - 2 का मतलब है कि N2 के मॉलिक्यूल में दो इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। दो इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करोगे तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? एक इसमें जाएगा, एक इसमें जाएगा, है ना? तो दोनों जाएंगे एंटी बॉन्डिंग वाले में। एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से घटता है, तो दो इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड ऑर्डर 1 से घट जाएगा, है ना? तो यानी अगर बॉन्ड ऑर्डर का कंपैरिजन आ जाए तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर है N2 का, उसके बाद N2+ और N2- का सेम है, और N2 + 2 और N2 - 2 का सेम है। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ का क्या ऑर्डर आना चाहिए? जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम उसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा। तो बच्चे क्या बोलते हैं? N2 + 2 = N2 - 2। उसके बाद N2+ = N2-, और सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ होगा N2 का, इसका उल्टा, है ना? जबकि ये ऑर्डर गलत है। तो क्या सर ये कॉन्सेप्ट फेल हो गया क्या? बाबू ये कॉन्सेप्ट फेल नहीं है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट उस जगह पर नहीं लगता जहां बॉन्ड ऑर्डर सेम आए, है ना? अगर बॉन्ड ऑर्डर अलग अलग है, कोई बड़ा है कोई छोटा है, कोई ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर है कोई कम बॉन्ड ऑर्डर है, तो आप बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन इस रिलेशन से कर सकते हो या इस एनालॉजी से कर सकते हो। लेकिन जब बॉन्ड ऑर्डर सेम आने लगे तो ये, है ना, इफ बॉन्ड ऑर्डर इज सेम, इफ
if bond order is same, then bond length is not same. तो कैसे पता लगाएगा बॉन्ड ऑर्डर? आपको देखना होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एबीएमओ, क्योंकि मैंने आपको बताया था एबीएमओ में क्या होता है, रिपल्शन होता है, और रिपल्शन होने के कारण किसी भी चीज का जो लेंथ है वो इंक्रीज करेगा, है ना? तो आपको देखना होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एबीएमओ, जिसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एबीएमओ ज्यादा होंगे उसका बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको तभी लगाना है जब बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए, है ना? अगर बॉन्ड ऑर्डर अलग अलग है तो आप इससे आंसर देंगे, लेकिन जैसे यहाँ पर N2 प्लस और N2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर सेम है, तो इनका बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होगा? उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा जिसके एबीएमओ में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। N2 प्लस टू और N2 माइनस टू का बॉन्ड ऑर्डर सेम है, लेकिन इनका बॉन्ड लेंथ सेम नहीं होगा। इनमें बॉन्ड लेंथ उसका ज्यादा होगा जिसके एबीएमओ में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो चलो बताओ, N2 प्लस टू और N2 माइनस टू में कितने एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन्स हैं? N2 प्लस टू, दो इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो बॉन्डिंग में से जाएगा, एंटी बॉन्डिंग में तो ना ऐड होगा ना वहां से निकलेगा, तो एंटी बॉन्डिंग में दो और दो चार ही इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। लेकिन N2 माइनस टू, N2 माइनस टू की अगर आप बात करो तो N2 माइनस टू में आप दो इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, दो इलेक्ट्रॉन जब ऐड करोगे तो वो दोनों एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, तो दो दो चार और दो एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे छः। ठीक है, तो किसके पास एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है? N2 माइनस टू का। इसका मतलब बॉन्ड लेंथ ऑफ N2 माइनस टू विल बी ग्रेटर देन N2 प्लस टू। बॉन्ड ऑर्डर बिल्कुल सेम था लेकिन बॉन्ड लेंथ फिर भी N2 माइनस टू का N2 प्लस टू से ज्यादा होगा, क्योंकि N2 माइनस टू के एबीएमओ में ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। सिमिलरली कंपैरिजन N2 प्लस और N2 माइनस में है। बताओ, N2 प्लस टू, एक इलेक्ट्रॉन निकालना है इसमें से, किस में से निकालोगे? बीएमओ से, तो एंटी बॉन्डिंग वाले तो उतने ही रहेंगे जितना पहले थे, चार। N2 माइनस, एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करोगे तो वो सीधा जाएगा किस में? एंटी बॉन्डिंग में, तो एंटी बॉन्डिंग में चार और एक बढ़ के इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? पांच। इसका मतलब बॉन्ड लेंथ N2 माइनस का N2 प्लस से ज्यादा होगा, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है। तो आपका करेक्ट आंसर जो आएगा N2 प्लस टू, N2 प्लस टू और N2 माइनस टू का बॉन्ड ऑर्डर टू टू है, तो बॉन्ड ऑर्डर टू है तो इन दोनों, इन तीनों से तो बॉन्ड लेंथ इनके ज्यादा ही होंगे, लेकिन इसमें और इसमें किसका ज्यादा है? N2 माइनस टू का। तो सबसे ज्यादा आएगा N2 माइनस टू, फिर आएगा N2 प्लस टू, उसके बाद ये बॉन्ड ऑर्डर 2.5। N2 प्लस और N2 माइनस में किसका ज्यादा है? N2 माइनस का, उसके बाद N2 प्लस का, और लास्ट में आएगा N2। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये पॉइंट बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इफ बॉन्ड ऑर्डर इज सेम देन बॉन्ड लेंथ इज नॉट सेम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एबीएमओ जितना ज्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ भी उतना ज्यादा होगा। ठीक है, चलो हमको करके दिखाओ। कंपेयर बॉन्ड लेंथ इन H2, H2 प्लस, H2 माइनस। करो इसको। होमोन्यूक्लियर है, डाई एटॉमिक है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 से लेस ही हैं। H2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? दो।
एहसास नहीं तुझको मैं प्यार करूं कितना तू तुझे पागल चाहूंगा संग तेरा जो रिश्ता जुड़ा कब कैसे करोगे? H2 है ना, तो इसका तो सिंपल है, ये हो गया आपका, इतने से ही काम हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सिग्मा 1s, ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, तो सिग्मा H2 का मॉलिक्यूल का बनाएंगे तो दो इलेक्ट्रॉन इधर ही चले जाएंगे, सिंपल सा बात है। तो आप H2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आपको सिर्फ सिग्मा 1s में दो इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे। इसको कैंसिल आउट करने के लिए सिग्मा स्टार 1s में तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? 1। एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, है ना, इसीलिए आप H2 को ऐसे दिखाते हो, ये सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, तो H2 का भाई बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 1। H2 प्लस का कितना आएगा? अब अगर एक इलेक्ट्रॉन तुम निकालोगे तो वो एक इलेक्ट्रॉन किस में से निकलेगा? बीएमओ में से निकलेगा, और बीएमओ में से निकलेगा तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से कम हो जाएगा। H2 माइनस की बात करो, H2 माइनस में तुम एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करोगे तो किस में हो जाएगा बताओ? एंटी बॉन्डिंग में, और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो भी बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से कम हो जाएगा। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर का अगर क्वेश्चन आता तो सबसे ज़्यादा H2 का, और H2 प्लस इज इक्वल टू H2 माइनस, दोनों का सेम होता। लेकिन अगर क्वेश्चन बॉन्ड लेंथ का आएगा तब कैसे करोगे? H2 प्लस और H2 माइनस में आपको ABMO वाले इलेक्ट्रॉन्स देखने पड़ेंगे, है ना, ABMO वाले क्या देखने पड़ेंगे? इलेक्ट्रॉन्स देखने पड़ेंगे। तो H2 प्लस में आओ, H2 प्लस यहाँ पे है, जो इलेक्ट्रॉन है वो तो इसी में से बाहर निकलेगा, तो BMO में से निकलेगा, तो ABMO में तो पहले भी जीरो थे, अभी भी जीरो ही रहेंगे। H2 माइनस, H2 माइनस मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो किस में जाएगा? एंटी बॉन्डिंग में, तो एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। तो H2 माइनस में एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? ज़्यादा हैं, इसीलिए H2 माइनस का बॉन्ड लेंथ H2 प्लस से क्या होगा? ज़्यादा। तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा बॉन्ड लेंथ का? बताओ। सबसे ज़्यादा हो जाएगा H2 माइनस में, उसके बाद होगा H2 प्लस में, और लास्ट में होगा H2 में। क्योंकि देखो इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर 0.5 है, तो इनका जो बॉन्ड लेंथ है वो बड़ा होगा H2 से, लेकिन इन दोनों में भी H2 माइनस का बड़ा होगा, तो ये आपका आ गया एक्चुअल ऑर्डर। ओके, हमको B2 और C2 मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ऑर्डर वगैरह बताओ क्या होगा? B2 C2 मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ऑर्डर बताओ क्या होगा? है ना, बोरॉन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, है ना, पांच। इसके पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके पास टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं। चलो करके बताओ, बताओ बताओ कितना आएगा?
कैसे करोगे? सिग्मा वन एस, सिग्मा स्टार वन एस, सिग्मा टू एस, सिग्मा स्टार टू एस, पाई टू पी वाई, पाई टू पी जेड। इतने से काम हो जाएगा आपका। दिस इज सिग्मा वन एस, सिग्मा स्टार वन एस, सिग्मा टू एस, सिग्मा स्टार टू एस, ये पाई टू पी वाई, पाई टू पी जेड। चेक कर लो। इसके ऊपर आता है सिग्मा टू पी एक्स, लेकिन उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो 10-12 ही हैं। चलो करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दिस इज B2। ठीक है, ये हम B2 है, तो क्या लिखोगे? सिग्मा वन एस, सिग्मा स्टार वन एस, सिग्मा टू एस, सिग्मा स्टार टू एस, पाई टू पी वाई वन, पाई टू पी जेड वन। कैंसिल वाले स्कीम से चलोगे, ये कैंसिल, ये कैंसिल। इसका मतलब आपके पास पाई टू पी वाई, पाई टू पी जेड मिलाकर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पर 1 पाई बॉन्ड बनेगा। इसका मतलब B2 इज बी सिंगल बॉन्ड बी। एक ही बॉन्ड बनेगा और वो पाई बनेगा। देखो ये वाला जो चीज़ है ना, ये आपको थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा? क्योंकि अभी तक आप जब आप बॉन्डिंग पढ़ते थे तो हम आपको हमेशा बताया करते थे कि पहला बॉन्ड जो 2 एटम्स के बीच में बनता है वो हमेशा सिग्मा बनता है, और उसके बाद जो बॉन्ड्स बनते हैं वो पाई बनते हैं। ये बात सही है, ये बात बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के लिए सही है, लेकिन सारे मॉलिक्यूल्स के लिए सही है ये बात गलत है। क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बनेगा, वो अकॉर्डिंग टू वीबीटी बताया था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताया था। जबकि एमओटी आपको एक्सप्लेन करके बता रहा है कि 2 एटम के बीच में अगर एक बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो एक अकेला बॉन्ड पाई भी हो सकता है। यहाँ पर पहला बॉन्ड बना है तो वो सिग्मा होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है ना? यहाँ पे आप लिख सकते हो कि फर्स्ट बॉन्ड इटसेल्फ इज पाई। इसका पाई बॉन्ड का नेचर है ना? और ये बिल्कुल सही है। वीबीटी इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाता था। वीबीटी से पूछोगे कि B2 मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड है, तो वो बता देगा कि एक बॉन्ड है, लेकिन बोलेगा बॉन्ड कौन सा है? सिग्मा। क्योंकि उसके डेफिनेशन के हिसाब से, उसके थ्योरी के हिसाब से पहला बॉन्ड जो 2 एटम्स के बीच में बनता है वो हमेशा सिग्मा बनता है, और फिर पाई बॉन्ड्स बनते हैं। जबकि यहाँ पर देखो एक ही बॉन्ड प्रेजेंट है, लेकिन उसका नेचर कैसा आ रहा है? पाई। है ना? C2 का देखो क्या हाल होगा। 12 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सिग्मा वन एस, सिग्मा स्टार वन एस, सिग्मा टू एस, सिग्मा स्टार टू एस, पाई टू पी वाई, पाई टू पी जेड। ठीक है, चलो भरो 12 इलेक्ट्रॉन्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अच्छा, B2 के बारे में आप ये भी बोल सकते हो कि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये पैरामैग्नेटिक है। तो वो तो अब तुम तो अब समझ गए ना। किसी भी मॉलिक्यूल या आयन के लिए पूछे, तुमसे पूछता O2+2 पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक, तो तुम फट से डायग्राम बना के ये सब चीज़ देख सकते हो। ठीक है, इसके पास तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये हो गया डायमैग्नेटिक। ठीक है, चलो लिखो थोड़ा इसके लिए, क्या लिखोगे? C2, सिग्मा वन एस दो, सिग्मा स्टार वन एस के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा टू एस के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा स्टार टू एस के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, पाई टू पी वाई के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, पाई टू पी जेड के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स। कैंसिल आउट करोगे, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ये और ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। यानी आपके पास टोटल पाई में 4 इलेक्ट्रॉन, पाई टू पी वाई, पाई टू पी जेड के पास मिलके टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हुए। तो यहाँ से कितने पाई बॉन्ड बनेंगे? 2 पाई बॉन्ड बनेंगे। तो C2 इज C डबल बॉन्ड C, और दोनों पाई बॉन्ड्स हैं।
दो पाई बॉन्ड्स है ना। यहाँ पे भी देखो वो बात वायलेट हो रहा है ना। इसको आप बोलते हो दिस इज C2 वेपर। इसका जो फिजिकल स्टेट है वो वेपर है, तो आप लिख सकते हो कि C2 एग्जिस्ट, मतलब वेपर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और दो पाई बॉन्ड्स रखता है, नो सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे भी देखो VBT का वायलेशन है। VBT बोलता है कि दो एटम के बीच में पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बनेगा। यहाँ पर तो दो दो बॉन्ड बन रहे हैं लेकिन दोनों का नेचर पाई है, सिग्मा बॉन्ड बन ही नहीं रहा। मेरी बात समझ रहे हो? तो सिग्मा बॉन्ड हमेशा पहला बॉन्ड बनेगा, ये सही है, VBT के हिसाब से सही है। और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इसको फॉलो भी करते हैं, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स इसको फॉलो नहीं करते। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि पहला बॉन्ड हमेशा ही सिग्मा बनेगा और कहीं VBT वगैरह का बात ना करे, तो अकॉर्डिंग टू MOT आप देख रहे हो कि यहाँ पे दो दो बॉन्ड बने लेकिन दोनों का नेचर पाई है, सिग्मा तो बना ही नहीं। तो वो उस रूल को वायलेट भी करता है जो VBT ने क्रिएट किया या VBT ने बताया है ना। याद रखना C2 वेपर एग्जिस्ट्स, है ना। ये जो मतलब इनका जो फिजिकल स्टेट है वो गैसियस स्टेट है, तो C2 वेपर एग्जिस्ट और उनके पास दो पाई बॉन्ड्स होंगे, कोई सिग्मा बॉन्ड नहीं होगा। ठीक है, तो आप आराम से इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हो, कुछ भी आएगा तो आप आराम से कर सकते हो, अगर आपको ये डायग्राम्स बनाने आते हैं तो। ठीक है, एक बार इनको अच्छे से देख लो हम क्या बता रहे हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, याद करो हम तुमको बताए थे कि पॉलीएटॉमिक में पॉलीएटॉमिक में भी बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल आता था, लेकिन उसका रीजन होता था रेजोनेंस, है ना। याद है ना वो चॉकलेट वाले प्रॉब्लम, दो चॉकलेट तीन लोगों में बांटने हैं, एक चॉकलेट तीन लोगों में बांटने हैं, वो वाला। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो डाई एटॉमिक का भी बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल आ रहा है। आपने देखा ना, O2 प्लस O2 माइनस N2 प्लस N2 माइनस, सबके बॉन्ड ऑर्डर क्या थे, फ्रैक्शनल आ रहे थे। ठीक है, लेकिन इसका आंसर है MOT। इसका जो रीजन है वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी VBT के ड्रॉबैक में मैंने आपको लिखाया था, है ना। VBT वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर इन केस ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, है ना। लेकिन यहाँ पर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल क्यों आ रहा है, ये MOT आपको एक्सप्लेन करके दे रहा है ना। तो इट ओवरकम्स द ड्रॉबैक ऑफ VBT, it overcomes the drawback of VBT. VBT was not able, है ना, VBT was not able to explain the fractional bond order in case of polydiatomic molecules, है ना, whereas MOT explains the reason for the fractional bond order in case of diatomic molecules, है ना, whereas the polyatomic fractional bond order was explained by resonance। चमका क्या? एक बार देख लो बाबू, ये पॉइंट मैंने आपको पहले भी बताया है, लिख दिया है आप। ठीक है, चलो अब आता है अपना सेकंड कैटेगरी, हेट्रो हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक। ठीक है, इसमें हम लोग बेसिकली दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग पहला पढ़ लेते हैं NO। NO मॉलिक्यूल डाई एटॉमिक है और हेट्रोन्यूक्लियर है, दो एटम है लेकिन दोनों एटम डिफरेंट है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करो तो 8 और 7 15, टोटल 15 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो 14 से ज़्यादा हैं।
देखो अब इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है ना कि हेट्रोन्यूक्लियर एटम्स का है ना, मतलब इस तरीके का जो एमओटी डायग्राम या एनर्जी लेवल डायग्राम होता है वो एक्यूरेटली नोन नहीं है ना। मतलब जितने लेवल जितना हमने केमिस्ट्री पढ़ा है अपने अभी 11th 12th लेवल पर, हेट्रो न्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का एनर्जी लेवल डायग्राम है वो एक्यूरेटली नोन नहीं है। लेकिन फिर भी है ना, फिर भी हम लोग इनके डायग्राम्स को अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, है ना, और उससे हम बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक बिहेवियर को सही से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक बिहेवियर को सही से हम लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हेट्रोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक molecule is not known with certainty, but still it can be approximated as homonuclear diatomic for bond order and magnetic behavior। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनर्जी लेवल डायग्राम of heteronuclear diatomic molecule is not known with certainty, but still it can be approximated as homonuclear diatomic for bond order and magnetic behavior, है ना। बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक बिहेवियर के हिसाब से हम लोग आराम से इसको कर सकते हैं। ठीक है, देखो कैसे करेंगे इसको। इधर होगा आपका एटॉमिक ऑर्बिटल, इधर भी एटॉमिक एटॉमिक ऑर्बिटल, बीच में होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नाइट्रोजन है, इस तरफ नाइट्रोजन लिखते हैं, इस तरफ ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, देखो क्योंकि इसके पास 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अगर हम होमोन्यूक्लियर के बारे में सोचें तो होमोन्यूक्लियर के पर्सपेक्टिव से 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है, तो इसका भी एनर्जी लेवल डायग्राम जो है वो ऑक्सीजन की तरह बनना चाहिए। थोड़ा सा डिफरेंस है पहले जगह, देखो हम बताते हैं। ये 1s है और ये 1s है। ठीक है, ये 2s है, ये 2s है, ये सिग्मा 2s है, ये सिग्मा स्टार 2s है, ये सिग्मा 2px है, ये पाई 2py है, ये पाई 2pz है, ये पाई स्टार 2py है, ये पाई स्टार 2pz है, और ये सिग्मा स्टार 2px है, और ये आपके 2p ऑर्बिटल्स हैं। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में बात किया जाए, देखो अभी तक तुम थोड़ा डिफरेंस एक समझ लो। देखो यहाँ पर जैसे मैंने ये डायग्राम बनाया था, तो यहाँ पर देखो जिस लेवल पे यहाँ का 1s था उसी लेवल पे यहाँ का 1s था। क्यों? क्योंकि दोनों एटम सेम थे, ऑक्सीजन थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। हेट्रोन्यूक्लियर में क्या होगा कि यहाँ पर एटम नाइट्रोजन है और यहाँ पर एटम जो है वो ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो सेम एनर्जी पर नहीं होंगे।
है ना। ऑक्सीजन के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी कम होगी, और नाइट्रोजन के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, आप हमको बताएंगे ऐसा क्यों। ठीक है, ये बातें मैंने आपको ऑलरेडी क्वांटम नंबर में, केमिस्ट्री में अब ये बहुत कॉमन चीज़ हो गई। तुम हमको बताओगे कमेंट करके कि एटॉमिक ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी और नाइट्रोजन एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी जो है वो थोड़ी बहुत डिफरेंस होगी। 1s में ये डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। ये डिफरेंस ज़्यादा होने के कारण ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में आके कंबाइन नहीं कर पाते और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन नहीं कर पाते। इसीलिए ये बनता है एक NBMO और ये भी बनता है एक NBMO। दिस इज नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बनता है? नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना। NBMO क्योंकि नाइट्रोजन के 1s और ऑक्सीजन के 1s में एनर्जी का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, और ज़्यादा डिफरेंस होने के कारण ये कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बना पाते, ना ही BMO टाइप का और ना ही ABMO टाइप का। दिस इज नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ से चीज़ें फिर वही हैं। अब इसके 2s और इसके 2s में भी थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस उतना ज़्यादा नहीं है कि इनके बीच में कॉम्बिनेशन ना हो पाए, है ना। LCO लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से BMO ABMO का फॉर्मेशन होता था, है ना। तो इनके बीच में भी थोड़ा बहुत एनर्जी का डिफरेंस है, लेकिन एनर्जी डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है कि कंबाइन ही नहीं कर पाए। तो यहाँ से ऊपर से डायग्राम यहाँ से ऊपर देखोगे तो सेम ऑक्सीजन की तरह दिखेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 14 से ज़्यादा हैं। ठीक है, हम अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं NO का डायग्राम O2 की जैसा, ताकि हम इनका बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक बिहेवियर निकाल चले। चलो भरो, 15 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये हो गए आपके टोटल 15 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कैसे लिखोगे NO का? सबसे पहले तो ये दो NBMO में गए हैं। ठीक है, ये तो किसी काम के नहीं है, हम सिग्मा 2s से लिखते हैं। सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, दोनों के पास दो दो इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद सिग्मा 2px के पास दो इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद पाई 2py के पास दो इलेक्ट्रॉन्स, पाई 2pz के पास दो इलेक्ट्रॉन्स, एंड पाई स्टार 2py के पास एक इलेक्ट्रॉन। अरे बोलो, क्लियर है ना? ये चीज़ है। बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन BMO। ये सही, ये ना BMO में है ना ABMO में है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी में नहीं गिने जाएंगे। BMO के इलेक्ट्रॉन्स दो इधर हो गए, दो 4, दो 6 और दो 8, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ABMO कितना हो गया, दो इधर और एक इधर, 3। ठीक है, तो 8 में से 3 जाए कितना हो गया, 5, 5 में से 2 गया 2.5। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 2.5 हो गया। बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 2.5 हो गया। यहाँ से भी आपको दिखेगा, देखो ये वाले तो कैंसिल आउट हो गए। अब सिग्मा 2px को कैंसिल आउट करने के लिए कोई सिग्मा स्टार 2px में इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये दो इलेक्ट्रॉन मिलके एक सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। पाई 2pz को पाई स्टार 2pz कैंसिल करने के लिए नहीं है, तो ये दो पाई बॉन्ड मिलकर एक बॉन्ड बना लेंगे, है ना। एक बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड बना लेंगे। अब पाई 2py में दो इलेक्ट्रॉन है और पाई स्टार 2py में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये दो में से एक माइनस होगा तो एक ही बचेगा, है ना। तो इसके कारण जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो 0.5 आएगा। देखो, ये आपको ये भी बता रहा है कि एक एक इलेक्ट्रॉन से भी बॉन्ड बन सकते हैं, है ना। इस 2.5 का क्या मतलब है कि यहाँ पे दो परफेक्ट बॉन्ड है, मतलब दो बॉन्ड में दो दो इलेक्ट्रॉन्स है, और एक बॉन्ड ऐसा है जो एक ही इलेक्ट्रॉन से बन रहा है। ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन भी MOT एक्सप्लेन कर रहा है। नहीं, देखो, सिग्मा 2px के पास दो इलेक्ट्रॉन थे, सिग्मा 2px के पास दो इलेक्ट्रॉन थे, तो इसने एक सिग्मा बॉन्ड बनाया और इस एक सिग्मा बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, पाई 2pz, पाई स्टार 2pz प्रेजेंट नहीं है, तो ये एक पाई बॉन्ड बनाया और इसके पास भी दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन पाई 2py के पास दो इलेक्ट्रॉन है और पाई स्टार 2py के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये दो में से एक तो कैंसिल हो जाएगा, तो एक ही बचेगा। तो यहाँ से भी एक पाई नेचर का बॉन्ड बनेगा, लेकिन उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा।
तो आप ऐसे भी बॉन्ड्स देख रहे हो जिनमें ऑड इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है या जिनमें एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, एक इलेक्ट्रॉन से भी बॉन्ड बन रहा है अकॉर्डिंग टू एमओटी। ठीक है, तो आप याद रख लो, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है 2 इलेक्ट्रॉन वाला, एक पाई बॉन्ड है ये भी 2 इलेक्ट्रॉन वाला, और एक का नेचर और पाई बॉन्ड जैसा है लेकिन ये 1 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड है ना। इसके कारण बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा है, इसके कारण बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा है, लेकिन इसके कारण बॉन्ड ऑर्डर 0.5 आ रहा है, तो ये टोटल एड ऑन होके 2.5 हो जा रहा है, 2.5 हो जा रहा है। अरे बोलो बाबू, क्लियर है या नहीं? ठीक है, NO प्लस का बताओ क्या होगा? NO प्लस का, NO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? NO प्लस में एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन किस में से निकलेगा? एंटी बॉन्डिंग से निकलेगा, और एंटी बॉन्डिंग से अगर निकलेगा तो बॉन्ड ऑर्डर, एंटी बॉन्डिंग से निकलेगा तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा, तो NO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3, 2.5 से 3, यानी NO से NO प्लस जाने में बॉन्ड ऑर्डर 2.5 से 3 हो जा रहा है, तो बॉन्ड लेंथ कम होना चाहिए, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो गया तो बॉन्ड लेंथ कम होना चाहिए। इसका जो बाबू बॉन्ड लेंथ आता है दिस इज 1.10 एंगस्ट्रॉम, और इस सॉरी NO से NO प्लस बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा। हाँ, तो इसका जो बॉन्ड लेंथ आता है वो 1.10 एंगस्ट्रॉम आता है और इसका 1.06 एंगस्ट्रॉम आता है ना। तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैच भी कर रहा है ना। देखो ना, इसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है तो इसका बॉन्ड लेंथ कम है, बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है तो एटम्स नज़दीक आ जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? कम, है ना। तो ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैच भी कर रहा है ना। ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से क्या कर रहा है? मैच भी कर रहा है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट बात, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो NO जो है वो आपका क्या है? पैरामैग्नेटिक। मैग्नेटिक मोमेंट कोई बोले तो 1.732। एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, तो अंडर रूट n इंटू एन प्लस टू के हिसाब से √3 आएगा, √3 की वैल्यू इतनी हो जाएगी। बोलो ये क्लियर हुआ कि नहीं? अभी हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक को आने वाले क्लासेस में और डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन आप यहाँ पे बहुत अच्छे से देख लो कि चीज़ें किस तरीके से हो रही हैं, है ना। ध्यान से देखो, देखो ये सिग्मा 2px के पास वो पूरे के पूरे 2 इलेक्ट्रॉन थे, और कोई सिग्मा स्टार 2px नहीं था, तो इसको कोई कैंसिल आउट भी नहीं किया, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा में जो है ये मिलकर एक सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, तो इस सिग्मा बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। सिमिलरली पाई 2pz को कैंसिल करने वाला कोई पाई स्टार 2pz नहीं है, तो इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये मिल करके आपको एक बॉन्ड बना रहे हैं, परफेक्ट पाई बॉन्ड बनाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन वाला। लेकिन पाई 2p है और पाई स्टार 2p भी है, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसके एक इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर देंगे तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन एक ही बचा, तो इसके कारण जो बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड बनेगा वो पाई नेचर ही रखेगा, लेकिन उसके कारण जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो 0.5 आएगा, क्योंकि ये एक ही इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन के कारण 1 आ रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन के कारण 0.5 आ रहा है, तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर, है ना। एमओटी आपको ऐसे बॉन्ड्स के बारे में भी एक्सप्लेन कर रहा है जिनमें ऑड इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, जो बॉन्ड्स एक एक इलेक्ट्रॉन के कारण भी बन रहे हैं, है ना। तो याद रखना बाबू, जब हमने पढ़ा था पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, वहां पर जो बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल आते थे उसका आंसर रेजोनेंस था, लेकिन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल आ रहा है उसका कारण है ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन, ऐसे बॉन्ड्स जो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन से भी बॉन्ड बन जा रहे हैं, और ये चीज आपको सिर्फ एमओटी एक्सप्लेन करता है। ठीक है, एक बार इसको अच्छे से देख लो, नेक्स्ट क्लास में इसको और आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अच्छे से देख लो, है ना। एनओ का जो डायग्राम है ये पहले वाले पार्ट को छोड़कर ऊपर सारा ऑक्सीजन की तरह ही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स 14 से बड़े हैं। इनका एग्जैक्ट डायग्राम और भी कुछ प्रॉपर्टी जाननी होगी तो हो सकता है कि ये फेल हो जाए, लेकिन फिर भी बॉन्ड ऑर्डर, मैग्नेटिक बिहेवियर, बॉन्ड लेंथ, इन टाइप के सवाल को करने के लिए हम लोग अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, और इस तरीके के डायग्राम्स की मदद से हम सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है क्या? ठीक है बाबू, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।